सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग अपने इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में यूटिलिटी के कंसेप्ट और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझ लिया था। हमने देख लिया था कि उसके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से बन सकते हैं और डायरेक्ट अगर आपने वो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं याद कर लिए तो आपको वहां पे नंबर बिल्कुल भी आपके इस क्वेश्चन से नहीं कटेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे, आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, अगेन वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही कंसेप्ट है। मैंने बताया ना, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को ही अभी बेस लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो हम लोग क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं। हम लोग डिमांड एंड सप्लाई कवर कर चुके हैं, राइट। हम लोगों ने देखा था डिमांड, सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस, ये सारी चीजें। उसके अलावा हमने प्रीवियस क्लास में जो कंसेप्ट देखा था यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही कंसेप्ट है। इकोनॉमिक्स का बेस और इकोनॉमी ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी की, आज जो हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है हमारा टॉपिक? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। क्या है? मांग की लोच। सिंपल सा, बिल्कुल कुछ नहीं आता है। डिमांड पढ़ लिया है ना आप लोगों ने, सुनोगे अच्छे से, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा और पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। दैट इज अवर पर्पस। समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन बनने चाहिए, बस। इसके अलावा अगेन आई एम सेइंग, पीएचडी नहीं करनी, बाल की खाल नहीं निकालनी है चीजों में। अगर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है तो बिल्कुल सुनो, समझो, लिखो, ठीक है। और क्वेश्चंस देखो किस तरीके से आते हैं। तो मैंने आपको डिमांड के केस में बताया था कि प्राइस के बढ़ने से, देखो मांग की लोच आप देख रहे हो नाम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे इंपैक्ट पड़ता है। देखा था हम लोगों ने, क्या चीज थी वो, क्या चीज थी? लॉ ऑफ डिमांड याद करो। प्राइस बढ़ता है तो किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है और किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये कंसेप्ट हमने डिमांड के जब पढ़ा था तब देखा था। बट कितना हाउ मच की अगर मैं बात करूं, कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम हो रही है, कितना प्राइस ज्यादा होने से कितना डिमांड कम आ रहा है, कितना प्राइस कम होने से कितना डिमांड ऊपर जा रहा है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में मैंने वहां पे कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने वहां पे कुछ भी नहीं पढ़ा था, जो मुझे आज यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं तो कितने प्राइस की वजह से कितनी डिमांड बढ़ी या कम हुई, वो कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब अगर मैं कहूं कि ये न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन है किसका? प्राइस एंड डिमांड का, तो क्या ये गलत बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है? ये मात्रात्मक एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, जो चीज नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट की जा सकती है। इतनी बात समझ में आई? अभी आपको इसका बेसिक फॉर्मूला भी बताती हूं। देखो, ईडी को हम, इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं ई डी से। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस नीचे क्यों, क्वांटिटी ऊपर क्यों? क्योंकि हम देखते हैं प्राइस के अब देखो, ये फॉर्मूला तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको इसी तरीके से कर लो, प्राइस कीमत लिख लो और मांग लिख लो, और क्या है ना। इसमें तो ऐसा कुछ समझने जैसा नहीं है। बट आप ये देखिए, प्राइस नीचे और डिमांड ऊपर क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। प्राइस इतना कम इतना ज्यादा हुआ, उस वजह से आपकी डिमांड में कितना चेंज आया, ये कंसेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारी न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, कि कितने प्राइस में चेंज आने से कितना डिमांड में चेंज आया। लाइक इफ आई एम सेइंग कि मेरा प्राइस 20% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो मेरी क्वांटिटी जो थी
10% से कम हो गई। ऑब्वियस बात है ना, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप अप्लाई करोगे तो ऊपर तो आएगा क्वांटिटी डिमांड, नीचे आएगा प्राइस, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। आपकी इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 0.5। अगेन पेपर में न्यूमेरिकल तो नहीं आने वाला, कंसेप्ट आना है तो कंसेप्ट समझना है, ठीक है। ये ईडी का मतलब समझ में आया। अब इसके अलावा कई बार आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखा, देखो क्यों बता रही हूं, क्योंकि फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्राइस 10 से 20 हो गया, क्वांटिटी 100 यूनिट से 50 यूनिट कर दी खरीदनी, तो कुछ भी परसेंटेज की फॉर्म में बेटा गिवन नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे केस में मैं क्या करती हूं, मैं इसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज करती हूं जो कि कुछ नहीं है, इसी से डिराइव हुआ है। पहले आपको मैं बताती हूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते कैसे हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूं। तो ये आता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डरने की बात नहीं है, बिल्कुल अभी बताऊंगी कि डेल्टा क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है। वहीं अगर देखते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100। अब बात करते हैं व्हाट इज दिस डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी। डेल्टा क्यू होता है क्यू में कितना बदलाव आया, क्यू में कितना बदलाव आया, एंड डेल्टा पी होता है पी में कितना बदलाव आया। तो व्हेन आई एम सेइंग डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू कैसे आता है, Q1 माइनस क्यू करके, एंड व्हेन आई एम सेइंग डेल्टा पी, तो ये कैसे आता है P1 माइनस पी करके। अब मैम अगेन दो नई चीजें आ गई, ये Q1 और P1 क्या है, कुछ नहीं है। Q1 जो है वो नई मात्रा है, मतलब इंक्रीज होने के बाद कितनी हुई, और Q होती है पुरानी वाली, क्लियर। तो ये होती है नई वाली और ये होता है ओल्ड, ठीक है, न्यू एंड ओल्ड। क्या होता है, न्यू एंड ओल्ड का कंसेप्ट होता है। पुरानी, नई क्वांटिटी में से पुरानी माइनस करो, नए प्राइस में से पुराना माइनस करो, इस तरीके से इसको पुट करोगे तो वैल्यू निकल आएगी। न्यूमेरिकल करके नहीं दिखा रही हूं, बस कंसेप्ट बता रही हूं, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फॉर्मूले देख लेंगे। अब क्या होता है कि हम एक नया फॉर्मूला क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बार बार पहले परसेंटेज निकालोगे दोनों की, फिर इनको डिवाइड करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो सीधा एक काम करो ना, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आप लिख रहे हो डेल्टा। अरे वो रिकॉर्डिंग का थोड़ी है। चलो 100 गया। अब क्या बचा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन में डेल्टा पी अपॉन पी। आपको पता है ये ऊपर जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, डिवाइड में तो रिवर्स हो जाता है। तो फॉर्मूला बचा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन में डेल्टा, ये बचा हुआ है अभी मेरे पास, ठीक है। अब इसको किस तरीके से लिख दो, क्यू डेल्टा वाले एक तरफ ले आओ, विदाउट डेल्टा वाले एक तरफ ले आओ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो मेरे पास एट लास्ट बन के आ गया ये फॉर्मूला। क्या आ गया मेरे पास, बन के आ गया ये फॉर्मूला, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। इज दैट क्लियर। तो एक फॉर्मूला तो डायरेक्ट हम ये देखा था, उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि ये फॉर्मूला कैसे यहाँ पे बन के आया। अब समझने वाली बात देखिए और, कि हमारे पास वर्ड है ये इलास्टिक। तो क्या होता है ये इलास्टिक और इनइलास्टिक। सीधा क्वेश्चन आने वाले, डायरेक्ट क्या क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगी इनके बारे में। इलास्टिक और इनइलास्टिक। लोचशील, जिस चीज में परिवर्तन आ सकता है, जो चीज चेंज हो सकती है, जिस चीज की डिमांड चेंज हो सकती है, मैं उसे कहूंगी इलास्टिक है। और जिस चीज की डिमांड में चेंज नहीं आ सकता, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं उसे कहूंगी कि वो इनइलास्टिक है। अब अगर मैं आपसे टाइप की बात करूं तो बेसिकली देखा जाए तो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी होता है जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता है। कीमत मांग की, कीमत लोच की मैं बात करूं तो क्या होता है, जब प्राइस बढ़ने या कम होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप की, तो वो होता है इनकम इलास्टिसिटी। क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि आय के बेसिस पे जब मेरी इनकम बढ़ने या कम होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है। इनकम बढ़ी, डिमांड इंक्रीज होगी नॉर्मल गुड की, बताया हुआ है आपको डिमांड चैप्टर में, राइट। इनकम कम हुई तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस केस में, इस फॉर्म में, जब मैं नंबरिक फॉर्म में इसको कैलकुलेट करती हूँ कि कितनी इनकम बढ़ने से कितनी डिमांड बढ़ी, तो वो क्या कंसेप्ट कहलाता है, वो कंसेप्ट कहलाता है इनकम इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी इनकम थी
50,000 रुपीज़, तो मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कर रही थी 50 यूनिट्स। टोटल डिमांड कितनी कर रही थी? 50 यूनिट्स। अब मेरी इनकम बढ़ के हो गई है 70,000, तो मैंने इसकी डिमांड करके क्या करनी स्टार्ट कर दी? 60 यूनिट्स, क्योंकि नाउ आई कैन अफोर्ड। अब मैं थोड़ा उस चीज़ के लिए क्या हूँ, खरीदने के एबल हूँ, सक्षम हूँ, तो मैं उस चीज़ को क्या करूँगी? ज़्यादा खरीदूंगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ दूसरा इनकम इलास्टिसिटी का। उसके बाद मैं तीसरे टाइप की बात करूं तो तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी होता है किसकी वजह से? रिलेटेड गुड्स की वजह से। किसकी वजह से? रिलेटेड गुड्स की वजह से। ठीक है, रिलेटेड गुड कौन कौन से बताए थे? रिलेटेड गुड बताया था, एक आपको बताया था सब्सटीट्यूट गुड, रिलेटेड में एक आपको बताया था सब्सटीट्यूट गुड, राइट, सब्स्टिट्यूट गुड, और दूसरा बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह यूज की जा सकती हैं और जो एक दूसरे के बिना यूज ही नहीं की जा सकती। डिमांड वाले चैप्टर में, डिमांड वाली वीडियो में डिटेल में आप लोगों को ये समझाया था, तो किसी ने नहीं देखा है तो पहले वहां पे इन वर्ड्स को समझ लो क्या होते हैं। तो जब इन गुड्स की वजह से, रिलेटेड गुड आधारित वस्तुओं की वजह से डिमांड पे कोई भी चेंज आता है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रतिस्थापन वस्तुएं हो, तो उस केस में हम उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। ऑप्शन पूछ सकता है क्रॉस इलास्टिसिटी किससे रिलेटेड है? प्राइस, इनकम, सी में दे दिया आपको रिलेटेड गुड्स, तो आंसर क्या होगा? रिलेटेड गुड्स से। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, अब मैंने आपको इलास्टिक वर्ड का मतलब क्लियर कराना, तो आप जरा मुझे सोच के बताओ, सॉल्ट की जो डिमांड होगी वो कैसी होगी? इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी? देखो सॉल्ट क्या है? एक नेसेसरी गुड्स है ना, सॉल्ट एक नेसेसरी गुड है। ना तो प्राइस बहुत ज्यादा होने से आप सॉल्ट सब्जियों में बहुत ज्यादा डालने लगते हो, राइट, ना तो प्राइस कम होने से आप ऐसा करते हो कि बहुत मतलब कम होने से आप बहुत स्टोर करके रखने लगते हो, या प्राइस ज्यादा होने से ऐसा नहीं है बिना नमक की सब्जियां खाने लग जाएंगे। तो ये एक नेसेसरी गुड है। इस केस में इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती ही नहीं है, सॉल्ट की डिमांड फ्लक्चुएट करेगी ही नहीं। वहीं मैं आपसे किसी लग्जरी गुड की बात करूं, तो ये तो लॉजिक लगा के क्वेश्चन करने, कोई रटवाऊंगी नहीं मैं ये चीजें, आपको लॉजिक लगाना है कि किसकी डिमांड कितनी चेंज हो सकती है। लग्जरी गुड की बात करती हूँ, लग्जरी गुड की डिमांड इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी, कैसी होगी? लग्जरी गुड आपके एसी ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, तो क्या आप लग्जरी गुड अगर आज बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो आप इसकी डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते क्या? अगर नहीं सेट बैठ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम पोस्टपोन कर देते हैं ना। तो इसको जब आप पोस्टपोन कर पा रहे हो, मतलब आप इसकी डिमांड को शिफ्ट कर पा रहे हो, किस टाइप की? तो ये तो हो गई इलास्टिक डिमांड। यानी कि जब कोई चीज नेसेसरी है तो मैं उसकी डिमांड उतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पा रही हूं, वहीं कोई लग्जरी आइटम है तो उसकी डिमांड क्या हो सकती है? फ्लक्चुएट हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर दिस कमोडिटी लिख के दे दिया, इसकी डिमांड कैसी, इलास्टिक या इनइलास्टिक, तो लॉजिक अप्लाई करना है। रट नहीं सकते हो सारी आइटम, क्या क्या रटोगे? तो इसके लिए रटना तो पॉसिबल ही नहीं है, बट आपको लॉजिक लगाना है, इलास्टिक क्या और इनइलास्टिक क्या। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे कह रही हूं कि ईडी, इलास्टिसिटी की वैल्यू, देखिए अब कुछ कंसेप्ट ध्यान से समझिए, फॉर्मूला आपको याद है ना, ईडी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, फॉर्मूला लगा के निकल भी जाती है ना ये, तो ईडी की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, ईडी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है। कैसे कैसे कहानी अब समझो। ईडी की वैल्यू जब मैं 1 कह रही हूं, आपको फॉर्मूला याद है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, फॉर्मूला याद है ना, परसेंटेज डेल्टा, ये डेल्टा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ईडी का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैं कह रही हूँ ईडी 1 है, 1 कब होगा? जब लॉजिक लो, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, यानी जब क्वांटिटी चेंज और प्राइस का चेंज इक्वल होगा तब ईडी क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया? क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, अब कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चंस की क्लास भी रखेंगे अलग से। क्वांटिटी एंड प्राइस इक्वल हो गया, ठीक है। अब ईडी की मैं बात करूं, ठीक है, ईडी ग्रेटर देन 1 कब होगा? सिंपल लॉजिक लगाओ, कुछ नहीं आता अभी आपको, आप लॉजिक लगा के चलो। देखो ये दोनों चीजें हैं, 1 से बड़ा टर्म कब आएगा? अगर ऊपर 10 नीचे 2, ऊपर 10 नीचे 5, ऊपर 10 नीचे 6, मतलब अगर ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है तो जब भी कट करोगे तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। इज दैट क्लियर?
यानी कि अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो बड़ा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो आंसर यानी ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ऑप्शन में ऐसा कुछ मिलेगा तो हम मार्क कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करती हूं ईडी लेस देन 1 की, उल्टा कर दो यार, ईडी लेस देन 1 कब होगा? जब ऊपर जो है वो छोटा टर्म होगा और नीचे बड़ा टर्म होगा। तो जब आप काटोगे यानी ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो जब आप, ये तो रिवर्स हो गया, ऊपर क्या करो 2 करो नीचे 5 करो, तो जब आप इसे कैंसिल करोगे तब आंसर 0 पॉइंट आपको लगा के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईडी लेस देन 1 हो जाएगा। ये केस तो ग्रेटर देन का था, लेस देन के लिए क्या, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है, वेल एंड गुड। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, क्या क्या देखा था हमने, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ईडी 0, ईडी 0 और इनफाइनाइट। ईडी 0 कब हो रही है, लॉजिक इसका भी लगाओ, मैं कुछ रटवा नहीं रही हूं, आपको लॉजिक लगा के बता रही हूं। ईडी 0 कब होगी, मतलब डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। ईडी 0 कब होगी, जब डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। नो मैटर आप प्राइस ऊपर लेके जा रहे हो नीचे लेके आ रहे हो, मेरी डिमांड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब इस केस में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसका कर्व। जब डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा होता बेटा, बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ रहा प्राइस का, तो डिमांड कैसी है, इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो ईडी 0 के केस को मैं बोलती हूं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, लोडशील ही नहीं है ये। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा बनेगा। कुछ मुश्किल बात नहीं है, आपको पता है प्राइस आता है, क्वांटिटी आती है, प्राइस कितना भी बड़ा, पहले 10 था तो आप डिमांड जितनी कर रहे थे, ठीक है, आप पर्टिकुलर यहाँ पे डिमांड कर रहे थे, प्राइस 20 हुआ तो भी मैं 50 यूनिट्स की ही डिमांड कर रही हूँ, प्राइस 30 हो गया तो भी मैं 50 यूनिट्स की ही डिमांड कर रही हूँ। तो इस केस में जो कर्व बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आ रही है बात, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनती है किसके केस में, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में, क्योंकि इस केस में प्राइस कितना भी हो जाए मेरी डिमांड पे इंपैक्ट नहीं। यही क्वेश्चन आता है ईडी 0 के केस में कर्व जो है वो कैसा बनता है, डिमांड कर्व बनता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ये इस तरीके से बनेगा। क्लियर, कोई डाउट? वहीं अब मैं बात करूं ईडी इनफाइनाइट की, मतलब थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होते ही ईडी जो है वो काफी चेंज हो जाता है। तो इसको हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक। देखो ऐसी सिचुएशन जो है ना वैसे इमेजिनरी होती है, मार्केट में ऐसा एकदम से इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन और चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, बट हाँ कंसेप्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। ये कंसेप्ट किसका है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब कि प्राइस जो है, मतलब डिमांड जो है आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे बार बार प्राइस फिक्स है लेकिन डिमांड क्या हो रही है, प्राइस 10 है लेकिन डिमांड बार बार जो है वो चेंज होती जा रही है, डिमांड बार बार चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से आपका कर्व बनेगा। क्लियर, प्राइस 10 ही था, पहले 20 हुई, फिर 40 हुई, फिर 60 हुई, तो डिमांड बार बार चेंज हो रही है। तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, यहाँ पे बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन यही आएगा पेपर में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक के केस में ईडी इनफाइनाइट, इन इलास्टिक के केस में ईडी 0, इलास्टिक के केस में कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन इलास्टिक के केस में कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? यहां तक के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? ये प्रोपोर्शनेट मेथड के बेसिस पे भी मैंने आपको बताए थे, जो ये कंसेप्ट चल रहा था ना, फॉर्मूले के थ्रू देख रहे थे। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है, कई बार वो इस कंसेप्ट को टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे पूछ लेता है। किसके बेसिस पे? टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, कुल खर्चा, मतलब किसी चीज का कितना प्राइस था और मैंने उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज की, यही तो टोटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने किसी चीज की 10 यूनिट खरीदी और वो 1 यूनिट 5 रुपए की थी, तो मेरा टोटल खर्चा 50 रुपए हुआ। दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? अब टोटल एक्सपेंडिचर के केस में आप इलास्टिसिटी कैसे बताओगे कि 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है? सिंपल सा कंसेप्ट है, जब प्राइस बढ़ने या कम होने की वजह से, प्राइस बढ़ने या कम होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है? सिंपल हो सकता है, जब आपका प्राइस 5 है, ठीक है, क्वांटिटी 4 परचेज कर रहे हो, प्राइस 4 करा,
प्राइस क्वांटिटी, तो क्वांटिटी बढ़ा दोगे ना, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ती है, तो 5 4 20 आया, 5 4 20 आया। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल्स टू 1, ईडी इक्वल 1। कई बार क्वेश्चन में वो कंसेप्ट नहीं देगा, ये दे देगा कि जब प्राइस के चेंज होने का टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता तो इलास्टिसिटी क्या होती है, कमेंट करो, 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इनफाइनाइट। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी होती है इक्वल्स टू 1। व्हेन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस लीव्स नो इम्पैक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्चे पे, कुल आपके क्या जो भी पर्टिकुलर हमारा खर्चा है इस पे कीमत का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है, जब प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है और जब प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है। एक केस आता है ये, ठीक है, यानी एरो देखो डायरेक्ट, क्लियर, एरो डायरेक्ट है, तो ऐसे केस में होता है ईडी ग्रेटर देन 1। कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक ही है ना, जिस बेसिस पे याद करके क्वेश्चन बनाने हैं। तो मैं नंबरिक फॉर्म में न्यूमेरिकल एग्जांपल दूं, करके बताऊं, नॉट एट ऑल नेसेसरी। जब प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, यानी कि डिपेंड किस पे करता है, ये चीजें क्वांटिटी पे करती है ना। तो इस केस में यानी एरो डायरेक्ट है, प्राइस और टीई के बीच में, प्राइस और टीई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, सीधा सीधा रिलेशन है, बढ़ने से बढ़ रहा है, कम होने से कम हो रहा है, तो ऐसे केस में ईडी होती है ग्रेटर देन 1। वहीं अगर प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, यानी कि कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, किसके बीच में, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। तो ऐसे केस में ईडी क्या होगी, ईडी होगी लेस देन 1। क्लियर। टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ईडी देख ली हमने, ठीक है, और नॉर्मल प्रोपोर्शनेट मेथड के बेसिस पे भी ईडी देखी। तो सम अप करो जरा एक बार जल्दी से, हमने क्या क्या टॉपिक करे हैं। हमने पहले इलास्टिसिटी का मीनिंग करा, इलास्टिसिटी होता क्या है हमने ये देखा है, इलास्टिसिटी के कितने टाइप हैं, प्राइस, इनकम और क्रॉस, ये देखा। इलास्टिक इनइलास्टिक का वर्ड हमने मतलब देखा। प्रोपोर्शनेट मेथड यानी कि जो फॉर्मूला है वो हमने देखा। प्रोपोर्शनेट मेथड यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन सा गुड को हम कहेंगे कि इसकी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, ये कंसेप्ट हमने देखा। उसके बाद हमने डिफरेंट डिग्रीज देखी है, जो ईडी इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 1 होता है ना, ये डिग्रीज होती हैं। तो हमने प्रोपोर्शनेट मेथड से भी डिग्री देखी कि ईडी इक्वल्स टू 1 भी कब हो सकती है, ग्रेटर देन 1 कब हो सकती है, लेस देन 1 कब हो सकती है, 0 कब हो सकती है एंड इनफाइनाइट कब हो सकती है, और 0 के केस में कर्व कैसा और इनफाइनाइट के केस में कर्व कैसा। क्योंकि इनका कर्व की अगर मैं बात करूं तो नॉट एट ऑल नेसेसरी, और एग्जाम हम किस पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि 11th 12th में पेपर में लिख के प्रॉपर नंबर लेने के लिए। तो इस चीज को भी इनके कर्व डिटेल में देखना मुझे यहाँ पे आपके लिए नेसेसरी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो यहाँ पे आपने ये सारी चीजें क्लियर करी। उसके बाद हमने क्या करा, हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करा, ठीक है, कि टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, और कोई मेथड फॉर्मूला याद करके लिखना, समझना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना यहाँ पे करना ही नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट देख लिया। तो यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी का कंसेप्ट भी खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक और कंसेप्ट को आगे कवर करेंगे। उस टॉपिक से भी एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और वो भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो उसे हम अगली क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।